प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जमीन की बेनामी खरीदो फरोख्त कई सालों से बड़ा मसला बनी हुई है। इस मसले की गूंज विधानसभा में भी उठी और न्यायिक जांच भी हुई। पुराने कानून को खत्म करने या सही भावना से लागू करने का सवाल आया। अब यही मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी अपना असर दिखा सकता है। हिमाचल प्रदेश में जमीन जायदाद खरीदने बेचने के लिए दो एक्ट हैं। एक टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1872 और दूसरा एचपी अपार्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2005। टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1872 की धारा 118 सबसे अहम है। इस धारा का मकसद खेती बाड़ी वाली जमीन को गैर खेती धंधों में जाने से रोकना था। हिमाचल में जोतों का औसत आकार तकरीबन आधा एकड़ है, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले में काफी कम है। पहाड़ी इलाके में इतनी जमीन भी मायने रखती है, खास तौर पर जिनको इसी से कमाना और खाना है। धारा 118 के अंतर्गत गैर खेती धंधों के लिए जमीन खरीदने वाला चाहे हिमाचली ही हो, उसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इस कानून को नजरअंदाज करके की गई खरीदो फरोख्त बेनामी कहलाती है। एचपी अपार्टमेंट्स एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 2005 को बनाने का मकसद राज्य में रिहायशी इमारतों के निर्माण को नियमित करना था। इसके तहत नई कॉलोनियां बेतरतीब ढंग से बढ़ने से रोकना भी था। अभी तक का तजुर्बा बताता है कि इन दोनों कानूनों का पालन नहीं हुआ और इनको तोड़ने में सियासतदान, बिल्डर्स और सरकारी महकमे शामिल रहे हैं। विधानसभा में सवाल उठने के बाद मौजूदा सरकार ने जस्टिस डीपी सूद एक सदस्यीय कमीशन बनाया, जिसने 2003 से 2011 के दौरान हुई जमीन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की न्यायिक जांच के आदेश दिए। जांच की रिपोर्ट में सरकारी महकमों से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक उंगली उठाई गई। अब यही मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इसका कुछ असर चुनाव पर भी होगा या ये सिर्फ नैतिक दाव पेंच का ही काम करेगा? चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे बहस का विषय बनते हैं। बाद में चुनाव का गणित चाहे कुछ भी रहे, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा तो होती ही है। जमीन की बेनामी खरीदो फरोख्त हिमाचल में हर आदमी का मुद्दा है। हिमाचल का भूदृश्य बदल रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं और बेतरतीबी निर्माण लगातार जारी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर महेश शर्मा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बीपी प्रभाकर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और राममूर्ति शर्मा जो एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। आप सभी का आज की इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर महेश, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो मुद्दा है, दो एक्ट हैं जिनके तहत जो पूरी खरीदो फरोख्त है उसको रेगुलराइज करना और कैसा हिमाचल होना चाहिए उसको मेंटेन करना था, लेकिन दोनों ढंग से लागू नहीं हो पाए। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बेनामी, जैसे कि आपने अभी इस क्लिप में भी देखा, कि जो हिमाचली हैं जो कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी इसका जो प्रावधान है, ये जो एक्ट का प्रावधान है, उसमें भी वो एग्रीकल्चरल जमीन जो है वो नहीं खरीद सकते थे। 118 के तहत नहीं खरीद सकते थे पहले हैं। और उसके बाद जब लिमिटेशन एक्ट लागू किया गया, तो लिमिटेशन एक्ट में भी जिस जमीन पे जो कि इरिगेटेड लैंड है और जहां पर दो फसलें हैं, वहां पर करीब करीब जो है 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, या जो कि इरिगेटेड है पर वहां पर एक फसल हो सकती है, वहां पर 15 एकड़ से ज्यादा जमीन, या ऑर्चर्ड्स, टी गार्डन्स, उनके लिए एग्जम्पशन थी। वहां पर जो है वो 30 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो आदमी नहीं रख सकता है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि शिमला में या लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, जिनको कि आप मोटे तौर पे ट्राइबल बेल्ट कह देते हैं, वहां पर कोई भी हिमाचली जो कि उस क्षेत्र का नहीं है, वो जमीन जो है वो नहीं खरीद सकता है। चाहे वो खेती करने के लिए ही खरीदना चाहता है, चाहे वो खेती करने के लिए ही खरीदना चाहता है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट ही क्यों ना हो, अनटिल अनलेस वो ट्राइबल बेल्ट से है, वो ट्राइबल बेल्ट में जो है वो जमीन नहीं खरीद सकता है। अब इसके ऊपर जो है एक नया किस्म का मुद्दा आता है, जो कि है बिल्डर्स का। सिर्फ बिल्डर्स का ही नहीं, यहाँ पर एक और किस्म का मुद्दा है जो कि रेफ्यूजीज का है। हमारे यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी सेटलमेंट है टिबेटन की। अब इनिशियली जो है 1959 के बाद ही वहाँ पर टिबेटन जो है मैक्लोडगंज धर्मशाला में, बाद में इनकी बस्तियां जो हैं वो पौंटा साहब के पास या फिर बैजनाथ के पास, और अभी धर्मशाला के आसपास के जो गाँव हैं उनमें भी बिल्कुल वहां पर जो है वो एक सरकारी प्रावधान के तहत जो है उनको बसाया गया।
अब पीछे हम लोगों ने सभी करमापा का एक मुद्दा सुना जिसमें कि बाद में पता लगा कि लोगों ने बेनामी ढंग से जमीनें खरीदी और उनके ट्रस्ट को जो है वो पास ऑन की। तो इस तरह के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिमिलरली ट्रस्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रस्ट जो हैं जो कि जैसे कि बहुत सारी पिछले कुछ दिनों में एजुकेशनल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो खोली गई। अब यूनिवर्सिटीज में जो ट्रस्ट बनाए गए उन लोगों ने भी, कुछ लोकल लोग और कुछ बाहर के लोग मिलकर जो है उन्होंने ट्रस्ट के प्रावधान के साथ जो है वो जमीन खरीदी गई। तो हो क्या रहा है कि लीगली और इलीगली दोनों तरीकों से जो है वो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। हर बार इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो है वो बिल्डर्स जो हैं वो एक, जैसे कि शिमला का ही हर बार का एग्जाम्पल है कि सरकार जो है इलेक्शन से पहले जितने भी जो बिल्डर्स हैं, जितने भी जो वायलेशंस हुई हैं उनको वन टाइम एग्जेम्पशन देकर जो है वो रेगुलराइज करती हैं। उसका असर आप सभी लोग देख ही रहे हो। शिमला आज एक कंक्रीट जंगल है। सिर्फ शिमला ही नहीं, आप धर्मशाला को देख लीजिए, धर्मशाला उसी तरह से कंक्रीट जंगल है। आज की तरह से नाम ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, मनाली जो है हर साल उधर तबाही होती है। तबाही क्यों हो रही है? क्योंकि ब्यास के किनारे पे सभी लोग जो है वो अपने होटल्स बनाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह से अपनी जमीन को लोगों से खरीद के, लोगों के नाम पे खरीद के, या फिर बिना किसी कायदे या कानून के उस वहां पर जो है वो बिल्डिंग कर रहा है, उसको एनक्रोच कर रहा है, तो ये मसला जो है वो ऑब्वियसली जो इस टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे जो है वो लोगों के सामने जो है वो बहुत बड़ा एक पुख्ता जो है वो मसला है। हाँ जी, प्रभाकर साहब आप इस मसले को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि डॉक्टर परमार के टाइम में एक लॉ बना था ड्यूरिंग इमरजेंसी कि कोई भी आउटसाइडर कोई लैंड भी नहीं ले सकता, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर लैंड। अगर वो कोई मकान भी बनाना चाहता है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कि इतने इस एरिया में सिर्फ मकान बनाना चाहता हूँ। अगर गवर्नमेंट परमिशन देगी तब वो मकान बना सकता है, अदरवाइज नहीं। इस एक्ट को में काफी रिलैक्सेशन दे दी गई है अब। और अब तो मतलब इतना है कि यूनिवर्सिटीज ही जो है, यही मेरे ख्याल इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे मुझे किसी ने आज सुबह ही बताया कि भाई एक पंचायत में ही 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सोलन की एक पंचायत एरिया में ही। और उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई नॉर्म सेट नहीं किए कि कितनी जमीन किसको चाहिए, कितनी कुछ नहीं। उनको उन्होंने फ्री ये दे दिया कि आप लोगों से जमीन खरीद लो। और उन्होंने जितनी जमीन दी मेरा उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा दे आर परचेज दैट लैंड। और इसके ऊपर बल्कि इनके बीजेपी के एक एमएलए हैं खुशीराम जी फ्रॉम रोडू, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी वहाँ शिमला में। उन्होंने डिमांड की है कि जो यूनिवर्सिटीज ने लैंड ली है जब चलिए इसके कैग ऑडिट करवाइए ताकि पता लगे कि कहाँ, मतलब रूलिंग पार्टी में भी ऐसी डिमांड हो रही है कि जो हो रहा है वो उसमें कुछ रेगुलरिटी इन्वॉल्व है। इट अमाउंट्स टू एडमिशन की वो एडमिट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल लोकहित पार्टी के महेंद्र सोफत जी। महेंद्र सोफत जी, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं प्रभाकर जी को 2 बातों को लेकर करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी। नंबर 1, ये जो एक्ट बना है डॉक्टर परमार के समय में, हाँ जी, ये इमरजेंसी के दिनों में नहीं बना। हाँ जी। ये 1972 में बना है, जबकि हमें इमरजेंसी 1975 में लगी है। हाँ जी। एक करेक्शन तो ये है। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि इस एक्ट की जो मूल भावना है, हाँ जी, वो पहले ही हिमाचल में थी। कोहिस्तान स्टेट था महाराजा पटियाला का कंडा घाट में, हाँ जी, नॉन एग्रीकल्चर लोग एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते थे। हाँ जी। कांगड़ा की रियासत के जिलों में महाजन लोग जो सूद पे पैसा देते थे, हाँ जी, वो वहां के एग्रीकल्चर जमीन को नहीं खरीद सकते थे। ठीक। हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार ने हाँ जी, भोले भाले हिमाचलियों की सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक इंटरेस्ट को सेव करने के लिए इस एक्ट को लागू किया था। ठीक। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाँ जी, कि पिछली सरकार के समय में, जो ये सरकार वर्तमान सरकार है, हाँ जी, हमारा ये आरोप है, हमारी सूचना है, हाँ जी, कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बीघा जमीन हाँ जी, इस सरकार के समय में बिक चुकी है। हाँ जी, उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ठीक कह रहे हैं प्रभाकर जी। सुल्तानपुर ब्रोग जो पंचायत है, उसमें 3 विश्वविद्यालय है,
वाकरा पंचायत में 2 विश्वविद्यालय है, नगर पंचायत बद्दी में 4 विश्वविद्यालय है और सारे जिला सोलन में 3 कॉलेज है और विश्वविद्यालय 8 है और 3 विश्वविद्यालय पाइपलाइन में है। टोटल हिमाचल में 12 है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, अर्निका यूनिवर्सिटी जो है उसको 600 बीघे से ज्यादा जगह देने की परमिशन दे दी है जमीन लेने की। इतना ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो सरकारी उसमें क्षेत्र बना है उसके पास सिर्फ 50 बीघे जगह है। मैं इसको और ऐड ऑन करना चाहता हूं, जिस पर्पज के लिए लोगों की जमीन ली गई वो जमीन कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दी गई। जेपी विश्वविद्यालय जो वाकरा घाट में है उसकी जमीन उद्योग लगाने के लिए ली गई थी, लेकिन वो विश्वविद्यालय खोलने के लिए दे दी गई। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इतना जबरदस्त दुरुपयोग इस 118 धारा का इस सरकार के समय में हुआ है और ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन और जो बिल्डर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़े आदमी है, उनका नेक्सस इसमें इन्वॉल्व है। अब रही बात चुनाव के दिनों में, चुनाव के दिनों में ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, सभी पार्टियां इस पे डिबेट होंगी और डिबेट होना भी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड होल्डिंग बड़ी कम है और उस लैंड होल्डिंग पर बाहर के लोग इन भोले भाले आदमियों की स्नैच ना कर ले जगह, मनी पावर के लोग जो मनी पावर के सहारे जगह ना खरीद लें, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। ये सरकार और भी एक बड़ा पाप इस प्रदेश के साथ करने जा रही है कि जो रिलीजियस सेक्ट है उनको सीलिंग एक्ट से बाहर करने वाली है, जबकि यहाँ की लैंड होल्डिंग और एग्रीकल्चर लैंड बहुत थोड़ी है। उस बड़े सेक्ट्स को उनके प्रभाव में आकर उनको एग्जम्प्ट करना, यह भी हिमाचल विरोधी फैसला ये सरकार लेने वाली है। जनता की अदालत में सारा मामला जाएगा, जनता की अदालत में डिबेट होगा और निश्चित तौर पर आने वाला हिमाचल, सेल ऑफ हिमाचल जो इस सरकार ने किया है उस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। लोगों के पास पॉलिटिकल पार्टियां अपना विषय रखेंगी, हिमाचल लोकहित पार्टी भी जाके विषय रखेगी। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट होगा, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, अभी थोड़ी देर में आप हमारे साथ बने रहिए। राम, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? देखिए, इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट रूप से 2-3 बातें लगती हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे सोफत जी ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं, पुरानी सरकार भी इसमें पूरी तरह से शामिल और दोषी है। मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करते हुए बताना चाहता हूं कि जस्टिस डीपी सूद की जो अगुवाई में एक 1 मैन कमीशन बनाया गया था, उसने जो इंक्वायरी की है वो 2003 से लेके 2011 तक जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें है और उन्होंने इरेगुलरिटीज पाई हैं इस पूरे दौर में। इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की भी रही। लेकिन मुख्य तौर पर उन्होंने जो केस चिन्हित किए हैं वो कांग्रेस के दौर के हैं। ये राजनीतिक से प्रेरित भी हो सकता है, हो सकता है कि जानबूझ के ऐसे केसों को खासतौर पे चिन्हित किया गया हो, लेकिन तथ्य ये है आज की तारीख में कि वो उन्होंने मुख्य तौर पे जो केसेस आइडेंटिफाई किए हैं उनमें ज्यादातर केसेस 3 से 7 तक हैं। 42 में से ज्यादातर 42 बिल्डर्स को उन्होंने चिन्हित किया है, जिसमें ज्यादातर केसेस जो है पुराने कांग्रेस के रिजेम के हैं। और दूसरी बात ये है, ये इसलिए बात सही लगती है कि ये जो कांग्रेस के वर्तमान बीजेपी के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं सतपाल सत्ती जी, उनका अपना एडमिशन है कि कांग्रेस के कार्यकालों के दौरान 2398 जो है वो मंजूरियां दी गई और हमारे कार्यकाल के दौरान 1449 मंजूरियां दी गई हैं। तो इसका मतलब ये है, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है कि नंबर चाहे आप कह दें कि 1000 का फर्क है, पर उससे आपकी गहराई या आप भी शामिल हो, ये तथ्य अपने आप में निगलेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि मुख्य रूप से जिस तरह से विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं या लग्जरी कॉटन के लिए जमीन आवंटित की जा रही है या दूसरी इस तरह की चीजों के लिए आवंटित की जा रही है, पर्यावरण की दृष्टि से ये कितना घातक है, इस पे ये राजनेता नहीं सोच पा रहे, बिल्कुल भी शायद उनके रहना गुमान में भी नहीं है कि इनके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। और सूद कमीशन ने खुद उसके इम्प्लीकेशन कोट किए हैं कि मसलन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नदी घाटियों में मलबा गिराया जा रहा है, उससे बहुत संभव है कि नदियों की दिशाएं बदल जाएं और पानी और कई जगह पर रिवर बेड में जो कब्जे हुए हैं उसके बारे में भी बात की गई है और कहते हैं कि उससे बहुत संभव है कि पानी अपना रास्ता बदल के लो लैंड में चला जाए, जिससे कि भारी विनाश हो सकता है।
इसी तरह से लगातार अंधाधुंध जंगल की जो कटाई हो रही है वो बिल्कुल पर्यावरण को एकदम। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पर्यावरण इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है। हम इसी बात पे चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।